अगर दूसरी पार्टियों में अगर राजपूत जाए तो पीछे का कुर्सी में मुसलमान का बेटा हिंदू की लड़ाई लड़ेगा और हिंदू का बेटा मुसलमान की लड़ाई। और सदन में जब बोलता हो तो उसके शब्दों में, उसके हर एक बात में इतना लॉजिक हो। तो निश्चित रूप से मैंने MBA इंजीनियरिंग किया, MNC में काम किया। वो ताकत है उस मिट्टी में कि वहाँ नेता पैदा किया जा सकता। राजपूतों का नेता यहाँ कोई नहीं हो सकता है। मैंने सर को कहा कि सर आप जैसा व्यक्ति अगर मुझे कहे कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। आज अगर सरकार ने बिहार से एक भी राजपूत मंत्री बनाया गया, उस व्यक्ति पे लोगों को विश्वास है कि अगला आपकी बात को सदन में भी लेकर के आएगा और जो भी मंच मजबूत से मजबूत मंच पे ला करके उस बात को रखा जा सकता। तो राजपूत समाज को मान सम्मान किसी बड़ी पार्टी में नहीं मिलता। लेकिन समय माहौल ऐसा बना कि अंत तक लोगों ने कहा कि सर इस बार माफ कर दीजिए, मामला मोदी का है। और दूसरे जो हमारे ओपोनेंट थे उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड का ऐसा नारा लगाया कि उसके बाद सारा समीकरण। आनंद मोहन जी को बहुत लोग पसंद नहीं करते। बिल्कुल देखिए, हम लोग बहुत ईमानदारी से, बहुत दिल से पॉलिटिक्स करने आए और लंबी राजनीति करते हैं। लेकिन वो बीजेपी का हनुमान का टैग जैसे उनसे छूटेगा तब वो बिहार के CM का अमित शाह तो मेरे गुंडा, एक प्रशासनिक गुंडा, एक बार इस पार्टी में जुड़ गए हैं तो फिर परिवार की तरह है। यहाँ तक कि किशनगंज के लोग भी कह रहे हैं कि भाई आप आइए और किशनगंज से लड़िए। और मुझे लगता है कि बिहार में भी हम लोग गठबंधन आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर जी की पार्टी से करेंगे। दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है। लोगों को तो, विधायकों को तोड़ा है, जनता को नहीं तोड़ा। जनता आज भी हमारे साथ। और राजा जो है कभी किसी का नेतृत्व नहीं स्वीकारता। जिनके पिता ने सियासी जिंदगी की जो शुरुआत है वो बहुत पहले की, लेकिन 1985 में विधायक बन गए और 2004 में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो गए। राजपूत जाति से आते थे, बड़ा वर्चस्व था। भाई भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, मंत्री रहे, लेकिन उस व्यक्ति ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मजबूत करने में इन दिनों लगे हैं। राणा रंजीत बखूबी वाकिफ है इनसे, आप जनसुराज से जुड़े हुए थे। ये आखिरकार जहन कैसे आया भाई कि शेरवानी, टोपी और दाढ़ी पर फिदा हो गए आप और लगातार कह रहे हैं कि ओवैसी के जो विधायक की संख्या है वो 25 में हम बढ़ाएंगे? देखिए, एक बैरिस्टर जिसने लंदन से पढ़ाई की हो और सदन में जब बोलता हो तो उसके शब्दों में, उसके हर एक बात में इतना लॉजिक हो और संविधान के अधीन रह करके बोलने वाला, तो हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उससे प्रभावित हो सकता है। तो निश्चित रूप से मैंने MBA इंजीनियरिंग किया, MNC में काम किया और एक्सपोजर है। बिहार कहाँ पिछड़ जाता है। मैं राजस्थान में पिलानी में पढ़ा, मैंने इंजीनियरिंग पुणे से किया, महाराष्ट्र के भी गाँव को देखने का मौका मिला। तो एक मलाल था कि भाई कैसे अपना बिहार बेहतर हो। तो निश्चित रूप से मेरे पिताजी चूंकि सियासत में थे तो इच्छा हुई कि भाई क्यों नहीं हम लोग भी कुछ उसमें काम करें। और मेरे बड़े भाई साहब चूंकि पार्टी बदला उन्होंने, वो भी RJD से पहले विधायक थे। फादर मेरे आजीवन RJD में रहे और सेकुलर पॉलिटिक्स को उन्होंने किया। लेकिन बीजेपी में जाने की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो परिवार था, जो पिताजी ने हमारे लिए संपत्ति अर्जा था, लोगों की संपत्ति, मधुबन विधानसभा का बनावट ऐसा था कि वहां पे खास करके राजपूत और मुसलमान एक नींव खड़ा करते थे, फाउंडेशन। उसके साथ दलित और सभी वर्ग के लोग हमारे पिताजी के साथ जुड़ते थे। लंबे टाइम तक उन्होंने सियासत किया, विधायक लगातार रहे, सांसद हुए। तो वो मुसलमान वर्ग जो है कहीं ना कहीं छूटने लगा भाई के बीजेपी में जाने की वजह से। तो मेरी इच्छा हुई कि भाई कोई सेकुलर पार्टी के साथ जुड़ करके पॉलिटिक्स की शुरुआत करूं। जनसुराज एक मुहिम शुरू हुआ, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ने मुहिम को शुरू किया, तो लगा कि उनके साथ जुड़ करके हम लोग कुछ कर सकते हैं। उस संगठन से हम लोग जुड़े, लेकिन कुछ कारणों से वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े। हमारी इच्छा थी कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ें, अपने लोगों की आवाज को बुलंद करें। रीगा चीनी मिल हो, सड़कों के मसले हो, वहां की शिक्षा की कुव्यवस्था हो, और बाहरी व्यक्ति आकर के शिवहर का हमेशा प्रतिनिधित्व करता था। तो लोगों ने कहा कि भाई क्यों नहीं शिवहर का बेटा शुरुआत करे। हो सकता है कि पहली बार में जीत ना मिले, लेकिन ये शिवहर में भी वो ताकत है उस मिट्टी में कि वहां नेता पैदा किया जा सके। नहीं, आप इतने खूबसूरत हैं, आपकी जो सियासत है वो घर में बचपन से आपने देखी, आपके फादर से लोगों का मिलना जुलना था, और आपका ये मानना है कि सेकुलर जहन के हम लोग हैं कि समाज में भाईचारा रहे और राजपूत और मुसलमानों की जो आपसी मोहब्बत थी उसका एक सियासी फायदा भी आपके पिता को मिला, आपको भी मिलना की उम्मीद है और लोग मिल भी रहे हैं। लेकिन ये असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आप कह रहे हैं कि सेकुलर पार्टी है, लोग तो बोलते हैं कि भाई कॉम्युनल धर्म की बात करती है। देखिए, ओवैसी साहब ने जब मुझे मौका दिया लोकसभा का चुनाव लड़ने का, उन्होंने कहा कि भाई जो आप ईमानदारी से फील करिएगा, आप हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जाइए, आप काम करिए, और जो आप दिल से फील करिएगा आप आकर के मंच पे बोलिएगा, आप मुझे बताइएगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलिएगा। और जो सम्मान मुझे मिला यहाँ, अच्छा, अगर दूसरी पार्टियों में अगर राजपूत जाए तो पीछे का कुर्सी मिलता है। आज एक भी मंत्री बनाए गए क्या बीजेपी से? आज अगर सरकार ने बिहार से एक भी राजपूत मंत्री बनाया गया तो कहीं ना कहीं अगर
और ये मतलब हिस्सेदारी की बात है। बिहार में अगर राजनीति की बात हम करते हैं तो जाति को हम नहीं छोड़ सकते। तो राजपूत समाज को मान सम्मान किसी बड़ी पार्टी में नहीं मिलता है, लेकिन एक नया समीकरण अगर हम लोग बनाते हैं, राजपूत ही नहीं, मैं तो उसको MF बोलता हूं, मुस्लिम और फॉरवर्ड का, और साथ में दलित का, ही तो चला है। कांग्रेस का आप सियासत देखिए तो कांग्रेस में क्या था, नेतृत्व फॉरवर्ड करता था और मुसलमान और दलित का जो है पूरा समीकरण उनके साथ था। अच्छा, मुलाकात हुई ओवैसी साहब से पहली बार, तो उनको ज्यादा खुशी हुई कि भाई राणा रंजीत जैसा व्यक्ति, जिनके फादर ने राजनीति के सारे गुण उस इलाके के लोगों को समझाया, लालू यादव के साथ बैठ करके राजनीति की वो सारी चीजें बताते थे, मंथन करते थे, और लीडर भी रहे हाउस में और सारी चीजें थी, तो ओवैसी साहब को आपके आने से खुशी हुई? आपको देखा कि भाई इतना बड़ा लीडर है, इतना जोरदार भाषण देता है, तो आपको वो मोमेंट जरा बताइए कि खुशी आपको हुई कि उनको हुई थी? नहीं, मुझे पहली बार जो मेरी मुलाकात उनसे हुई, वो मंच पे बैठे थे और मुझे उस मंच पे बोलने का मौका किशनगंज के इलेक्शन में हुआ जी। तो हमारी मुलाकात ऐसे व्यक्तिगत परिचय नहीं हुआ। अच्छा। मंच पे मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने 5 मिनट की तकरीर जो है अपना रखा उनके सामने, और जब उनसे मेरी मुलाकात 3 दिन के बाद होती है तो उन्होंने बोला, अरे आप बहुत अच्छा बोलते हैं। तो मैंने सर को कहा कि सर, आप जैसा व्यक्ति अगर मुझे कहे कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, जिसको पूरा देश जो है सुनता है, पूरा देश मानता है, तो उनके मुंह से सुनना कि आप अच्छा बोलते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और बहुत सोबर, बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति, और जो पिक्चर लोगों ने देखा होगा इमेज, जब आप मिलेंगे उनसे तो एक सूफी अंदाज के व्यक्ति हैं जो केवल अपने लोगों की लड़ाई को लड़ते हैं। दारुसलाम अगर आप चले जाए, जहां उनका कार्यालय है हैदराबाद में, आप देखिएगा कि 24 घंटा जो है पूरा संगठन पूरे लोगों की सेवा में है। मुसलमान और दलित की बात अगर कहीं नहीं सुनी जा रही तो आप जाइए, उस व्यक्ति पे लोगों को विश्वास है कि अगला आपकी बात को सदन में भी लेकर के आएगा, और जो भी मंच मजबूत से मजबूत मंच पे ला करके उस बात को रखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे आप इस बार शिवहर से, कहाँ चूक हो गई? क्या लगा, मुसलमानों ने वोट नहीं किया, या जो उम्मीद थी कि भाई हो सकता था, लोगों ने ये अंदाजा लगाया आपके बारे में कि राणा रंजीत जिस इलाके से लड़ रहे हैं, जिस परिवार से हैं, तो और आरजेडी के खिलाफ नाराजगी है, बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, और जो कैंडिडेट थी वहां पर लवली आनंद, उसको लेकर के, उनके पति को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी, तो लगा जहन में, दिमाग में कि हाँ भाई इस सीट को निकाल सकते हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव जो होता है अंत तक आकर के 2 पार्टियों में सीमित हो जाता है और लोगों को पता लग जाता है कि मुख्यतः लड़ाई में कौन लोग हैं। तो नाराजगी थी खास करके मुस्लिम समाज का, चूंकि शहाबुद्दीन साहब के परिवार को जो है टिकट भी नहीं मिला, और अगर वो चुनाव निर्दलीय लड़ रही थी तो आरजेडी को यह करना चाहिए था कि वहां कैंडिडेट नहीं देना चाहिए था जी। तो उसको लेकर के, और मात्र 2 मुस्लिम को टिकट जो है इन्होंने देने का काम किया, और मुस्लिम समाज, सहनी समाज के अच्छे खासे लोगों को मिला, यादव समाज के अच्छे खासे लोगों को मिला, तो एक नाराजगी थी। और लोगों ने मुझे बोला कि भाई आप लड़िए, हम लोग आपके साथ आएंगे। लेकिन समय माहौल ऐसा बना कि अंत तक लोगों ने कहा कि सर इस बार माफ कर दीजिए, मामला मोदी का है, और लग रहा है कि कांग्रेस इस बार सरकार बना लेगी। और दूसरे जो हमारे ओपोनेंट थे, उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड का ऐसा नारा लगाया कि उसके बाद सारा समीकरण ध्वस्त हो गया। आनंद मोहन जी को बहुत लोग पसंद नहीं करते थे, एक बहुत बड़ा तबका उनके विरोध में था, जो मेरे साथ आता या आरजेडी के साथ आता। लेकिन बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला मामला इन्होंने जो है, रितु जायसवाल जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो इतना नारा बुलंद किया, जिसकी वजह से जो उनके चाहने वाले या उनको जो वोट मिलता है, आनंद मोहन जी के खिलाफ का जो वोट था, वो सारा वोट जो है उन्होंने बोला कि भाड़ में जाए भाई, कौन जीतेगा कौन हारेगा, हमारा मान सम्मान, हमारा जो है यहाँ का माहौल खराब ना हो, तो हम अपने फॉरवर्ड समाज को देंगे। चाहे वो जो प्रभावित करने की क्षमता फॉरवर्ड समाज में होती है, वोट की संख्या भले कम हो, लेकिन फॉरवर्ड समाज के पास एक बड़ा तबका है जिसको प्रभावित करते हैं। तो वो सारी चीजें समीकरण बनी, और अंत में ओवैसी साहब किसी कारण से नहीं आ पाए। अंत का दिन था प्रचार का, लगभग 1.5 लाख लोग ढाका में थे। जी, मैं था वहां। और पहली बार बैरिस्टर साहब जो है चंपारण की धरती पे आने वाले थे, क्रांतिकारी माहौल था, और उसमें किसी कारण से वो नहीं आ पाए। उसको लेकर के एक नेगेटिविटी लोगों में गया कि मामला जो है, लोगों ने तरह तरह के, हमारे विरोधियों ने बात कुछ किया कि भाई राहुल गांधी जी का फोन आ गया, तो संजय सिंह जी का फोन आया, तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तरह तरह के अफवाहें उड़ाए गए। और चूंकि प्रचार का अंतिम दिन था तो हम कुछ संभाल नहीं पाए, मौका नहीं मिला, वरना बुरे से बुरी हालत में भी लोग जो कहते थे, दुश्मन दोस्त सबके 1.5 से 2 लाख वोट के हम लोग थे। लेकिन वो सभा के नहीं हो जाने से, और कई ऐसे माहौल जो है बीजेपी का हुआ कि भाई इस बार लड़ाई में नहीं है, कांग्रेस मजबूत दिख रही है, तो लोगों ने माफी मांगा। मुझे लगता है कि 100 से अधिक लोगों ने कॉल किया कि भाई ये छोड़ दीजिए, विधानसभा में आप आइए, पूरा MIM के साथ हम रहेंगे, लेकिन लोकसभा मामला मोदी का इस बार माफ कर दीजिए। चर्चा बहुत बटोरी है आपने, टोपी पहन करके, टीका लगा करके, और फिर इस दौरान आपके इलाके के लोगों की घटना हुई, में मौत हुई, जनाजा लेकर के आप कब्र तक पहुंचे।
बिल्कुल, देखिए हम लोग बहुत ईमानदारी से, बहुत दिल से पॉलिटिक्स करने आए और लंबी राजनीति करने आए। लोगों ने कहा कि भाई ये तो राजनीतिक स्टंट है, आप जो है लोगों के जनाजा में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद आप जाएंगे नहीं, आप इलाके को देखिएगा नहीं, और चुनाव अगर हारते हैं या जीतते हैं तो आप पार्टी को बदल लेंगे। तो जब हमने वो काम नहीं किया और आज भी उसी शिद्दत से, उतनी मजबूती से, ईमानदारी से इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने फादर से प्रभावित रहते हैं, हमारे संस्कार हमारे फादर के हमारे में है। एक बार जिस पार्टी में जुड़ गए हैं तो फिर परिवार की तरह है। अब इस पार्टी को सींचना है, सुख दुख इसी में देखना। लेकिन सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, आप अलग अलग जगहों पर जाकर के प्रतिरोध कमिश्नरी में मीटिंग की, कई जगह मीटिंग की। सवाल यह है कि 25 में आप चुनाव लड़ेंगे, आपकी पार्टी भी लड़ाएगी, इस तरह का जहन बना रहे हैं वो लोग, ओवैसी साहब हो या अख्तरुल ईमान हो। तो चुनाव लड़ेंगे कहाँ? भाई के खिलाफ लड़ेंगे मधुबन से, पिता की जो विरासत है उसको बचाने के लिए कि अरे भाई आप ज्यादा कामयाब बेटा हैं कि हम ज्यादा कामयाब हैं, बाप ने जो समेट के दिया था वो हमको चाहिए। तो चुनाव कुछ तो जहन में होगा कि भाई इसी क्षेत्र से लड़ना है। अभी तो जो मुझे सम्मान इस पार्टी में मिल रहा है, यहाँ तो मुझे जो है बेतिया, कल मैं गया था तो लोगों का कहना था कि भैया आप नरकटियागंज से लड़िए, आप बेतिया से लड़िए। सीतामढ़ी हम लोग गए तो वहां उन लोगों ने कहा कि परिहार है, बाजपट्टी है, आप वहां से लड़िए। यहाँ शिवहर के ऑप्शन को लेकर के ढाका के लोग तो ये मान करके चल रहे हैं कि आप ढाका से ही लड़ेंगे, और यहाँ तक कि किशनगंज के लोग भी कह रहे हैं कि भाई आप आइए और किशनगंज से लड़िए। और हम एक मैसेज पूरे बिहार में देना चाहते हैं कि एमआईएम एक सेकुलर पार्टी है, पूरा मुसलमान मिल करके एक हिंदू के बेटा को सदन में भेजेगा। तो जब इस तरह का आपको सम्मान मिल रहा हो, इस तरह की पॉपुलैरिटी मिल रही हो, आज मैं आपको बताऊंगा कि बड़े बड़े मंत्री हो या बड़े बड़े विधायक हो, और मैं मुंबई जाऊं चाहे दिल्ली जाऊं, केवल हमारे मजलिस के दीवाने हैं जो एमआईएम के कार्यकर्ता, उनको मालूम होना चाहिए। तो आप देखिए कि भीड़ किसके लिए कितनी लग जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्यार है, सम्मान है लोग। और एमआईएम के तो ठीक है, आज भी एक ही सांसद है, लेकिन जो शेर दहाड़ते हैं हमारे सदन में, उसको लेकर के चर्चा होती है। और एक एक नेता, इम्तियाज जलील साहब हुए, अख्तरुल ईमान साहब, वारिस पठान, एक एक जो नेता है यहाँ, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत अलग लेवल की होती है। और एक अच्छी जानकारी आप लोग के माध्यम से बताना भी चाहेंगे कि यूपी में चंद्रशेखर जी जो है आजाद समाज पार्टी के, उन्होंने गठबंधन का फैसला किया है। और मुझे लगता है कि बिहार में भी हम लोग गठबंधन आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी की पार्टी से करेंगे। और जो बाई इलेक्शन होने वाला है, रामगढ़ से लेकर के बेलागंज, इमामगंज, तरारी, सब में हम लोग गठबंधन का एक प्रारूप तैयार कर रहे हैं, और एक मजबूत गठबंधन हम लोग, और एक नया विकल्प के रूप में एमआईएम जो है आपको नजर आएगी। और 5 विधायक लाने वाली इकलौती पार्टी बिना गठबंधन के। अब बताइए कोई ऐसी पार्टी है जो पहली बार में 5 विधायक लाई हो? लेकिन ऐसे घर की छत का क्या, जहां छत ही उड़ गई तो चारों भाग गए, कोई भाग गए या भगा लिए गए। ये तो शुरू में कोई पार्टी जब खड़ी होती है, जब इमारत बना ना हो, तो ऐसी आंधियों में थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन इमारत दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है। लोगों को तो, विधायकों को तोड़ा है, जनता को नहीं तोड़ा। जनता आज भी हमारे साथ है। आप भी कहीं भाग जाइएगा चुनाव के बाद? जब हारने के बाद मैं नहीं भागा तो अब जीतने के बाद क्या भागूंगा। हम लोग अख्तरुल ईमान साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना आदर्श मानते हैं, नेता मानते हैं, उनसे सीखते हैं। तो उसी इसको हम लोग लेकर के चलेंगे, वही संस्कार हम लोगों में है। किशनगंज का इलाका बड़ा सलीके का रहेगा आपके लिए, सोचा है जहन में? जब इतना सारा ऑप्शन मिला तो आप सोचिए चलो भाई किशनगंज में वो जो 4 विधायक भागे हैं, वो सारी सीट तो वैकेंट है, कोई बड़ा मजबूत आप जैसा लीडर तो वैसी की पार्टी को चाहिए, तो किशनगंज स्विच करेंगे आप? देखिए पार्टी का जो फैसला होगा, और ये पार्टी की ताकत मेरे साथ है, इसलिए पॉपुलैरिटी मुझे मिल रही है और लोगों का प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। तो उनकी इच्छा थी एक हिंदू के बेटे को हम लोग सदन में भेजे, और एक उनका अपना पार्टी का एक लक्ष्य भी है कि हम लोग, मुसलमान का बेटा हिंदू की लड़ाई लड़ेगा और हिंदू का बेटा मुसलमान की लड़ाई लड़ेगा, तब जाकर के एक खूबसूरत बिहार, एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनेगा। इस कड़ी में हम लोग काम कर रहे हैं। भाई से बातचीत होती है? बिल्कुल, पारिवारिक बातचीत होती है। राजनीतिक विचारधारा हमारे अलग हो सकते हैं, लेकिन बाकी तो जो भी है, शादी विवाह, पार्टी, घर परिवार के पूजा फंक्शन में हम लोग साथ रहते हैं। उन्होंने कहा नहीं जब पार्टी ज्वाइन कर रहे थे कि राणा जी माफ करना, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, जब विचारधारा अलग है तो स्वाभाविक है। और आरएसएस और बीजेपी के अपने कोर्सेज होते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अपना प्रभाव होता है, तो कहीं ना कहीं वो जहर आपके दिमाग में, उस इलाके में, उस जगह जब जाइएगा उस संगठन से, तो वो चीज़ें आना बहुत नेचुरल है। तो कहीं ना कहीं वो आता हुआ नजर आया। हम लोग को लगा कि भाई इसको ठीक करना है, पिता की संपत्ति जो अर्जी हुई थी उसको कम से कम बढ़ाए नहीं तो बचाने का प्रयास करें। और मेरे पिताजी की अक़लियत में, मुस्लिम समाज में बहुत सम्मान, बहुत पकड़, बहुत मजबूती, उसको लेकर के हम लोग चाहते हैं कि उसको बटोर के रखें, बचा के रखें।
अच्छा, आनंद मोहन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी पत्नी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बड़ा चुनाव में मेहनत किया उन्होंने, तरह तरह की बातें हुई कि दलित आईएएस के हत्या में वो शामिल थे, खैर नीतीश कुमार के रहमो करम पर वो निकल गए। उनको क्या मानते हैं आप? आनंद मोहन को कैसा नेता मानते हैं? देखिए, आनंद मोहन जी तो उससे जब 90 का दौर था तो उस दौर में जो जिस तरह के नेताओं की चर्चाएं होती थी और उस समय दरकार थी, तो वैसे नेता वो हैं और माने जाते भी थे। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा पारिवारिक इसको लेकर के कि बार बार अपने ही परिवार में किसी न किसी को टिकट दिलाने का प्रयास करना, जो वो 14 साल जेल उन्होंने काटा है, तो फ्रेंड्स ऑफ आनंद एक संगठन था, उनके पीछे खड़ा था हर तरीके से, कहीं धरना देना हो, कहीं आर्थिक सहायता चुनाव में करना हो, तो हर तरह से खड़ा था। तो आपको ये करना था कि आपको फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कुछ व्यक्तियों को भी टिकट दिलाने का प्रयास करना चाहिए। फिर विधानसभा का चुनाव आएगा, तो लोग कहते हैं कि उनकी बहू चुनाव लड़ सकती है, बेटा लड़ेगा, बेटा दूसरा वाला लड़ सकता है। तो अगर इतना आप सीमित कर लीजिएगा अपनी राजनीति को, तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, और कहीं ना कहीं वो परिवार के मुंह में थोड़े फंस गए हैं। आनंद मोहन को आप राजपूत समाज का नेता मानते हैं? देखिए, राजपूत समाज का किसी को नेता मानता ही नहीं है। ये समाज राजाओं का समाज है। राजा का, राजपूत को अगर संधि विच्छेद करिएगा तो राजा का पुत्र, और राजा जो है कभी किसी का नेतृत्व नहीं स्वीकारता है। वो आप थोड़े दिल समय के लिए हो सकते हैं, लेकिन राजपूतों का नेता यहाँ कोई नहीं हो सकता है। महाराणा प्रताप हम लोग के आदर्श हैं, और ये अगर कोई कहता हो कि भाई टेंडर निकला हो कि राजपूत का नेता कौन है, उसका टेंडर निकला हो और कोई भर के उसका टेंडर होकर के ठेकेदार बन जाए, तो मैं उस बात को नहीं मानता हूँ। राजा का पुत्र जो खुद राजा है, वो कभी किसी के अधीन नहीं हो सकता है। कितनी सीटें आएंगी इस बार अगर विधानसभा का चुनाव आप लोग सलीके से लड़ें, ओवैसी साहब की रैली हो, और जो भी आपका यहाँ संगठन है वो अगर सलीके से मेहनत से काम करे, क्या अनुमान लगता है? 5 से ज्यादा आ जाएगी? बिल्कुल 5 थे। हम लोग बहुत खराब परिस्थितियों में भी अगर गठबंधन और उसका प्रारूप नहीं हो तो 25 से 30 विधायक हमारे होंगे, जो कि डिसाइडिंग होगा। अगला विधानसभा का जो इलेक्शन होगा बहुत रहस्यमय और बहुत ही क्रांतिकारी चुनाव होने जा रहा है। एक बिहार की सियासत करवट लेने जा रही है। मुसलमान नाराज है आरजेडी से, नीतीश कुमार से? बिल्कुल नाराज है, तभी तो तेजस्वी जी के बगल में आप देखिएगा फातमी साहब दिखते हैं, सिद्दीकी साहब दिखते हैं। अब तक तो नहीं दिखते थे, तो दिखते अंतिम कुर्सी पर उनको बैठाया जाता था, कहाँ दिखते थे बगल? मतलब आप लोगों ने जो कोशिश की, आवाज उठाई, इसकी वजह से बैठाना पड़ रहा है उनको? कुछ हम लोगों ने कोशिश किया, कुछ जनसुराज कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को जगाने का काम जनसुराज ने भी किया है और हम लगातार करते आ रहे हैं। तो मुसलमान जिस दिन जाग जाएगा, और जाग चुका है। अगर आरजेडी ये सोचती हो कि उनको वोट आया है, ऐसा नहीं है। वो मोदी के खिलाफ, चूंकि आप थे एक बड़ी पार्टी के रूप में, इसलिए आपको वोट किया, आपसे कोई लगाव नहीं है। तो आप विधानसभा में आपको पता लग जाएगा, और लोगों ने हमें बोला, वादा किया कि आप विधानसभा में आइए, हम लोग एमआईएम को पूरी शिद्दत से मदद करेंगे। मसला मोदी का, योगी का जब होता है तो उस परिस्थिति में थोड़ा सा मुसलमान समाज को डरा करके, उसका चेहरा दिखा करके उनको भटका दिया जाता है। लेकिन आप विधानसभा में देखेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। राणा रंजीत को ऑफर अगर आरजेडी ने, जेडीयू ने दिया आखिर वक्त में, देखिए हम लोग गठबंधन, अगर कोई पार्टी आना चाहती है, क्योंकि हम लोग तो गरीबों नहीं, आपको ऑफर दिया कि आप लड़ जाइए भाई, इतने बड़े पिता आपके समाजवादी और बड़े नेता रहे हैं, तो आप आ जाइए आरजेडी में। क्यों ऐसी की पार्टी में जहां बीजेपी की बी टीम का इल्जाम उनके ऊपर लगता है? एक बैरिस्टर साहब के अंडर लीडरशिप में काम करने का मौका मिलना और बाकी जो है उसके अंडर काम करने में फर्क है। और हम लोग एक पढ़े लिखे व्यक्ति के अंदर काम करना चाहते हैं। समय भले लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक दिन समय आएगा जब एक एक मुसलमान जागेगा। और एमआईएम जो आज वक्फ बोर्ड की लड़ाई की बात हो या कोई मसला हो, किसी की हिम्मत है, मैं हिंदू का बेटा होकर के मैंने वक्फ बोर्ड सवाल में आने वाला था, लेकिन आपने कह दिया, मैंने वक्फ बोर्ड की बात कही, आपने स्कैनर वाला प्रारूप जारी किया। कोई पार्टी यहाँ पर, सियासी पार्टी बिहार की नहीं है जिसने ये कहा हो कि भाई ये स्कैनर है, इसमें आप अपनी राय दीजिए, और लोकसभा सचिवालय ने आपसे राय मांगी है कि वक्त में जो संशोधन हो रहा है बिल में वो सही है कि नहीं। लेकिन राणा रंजीत ने इसको लेकर के मुहिम छेड़ी, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला, अपने लोगों को कहा और समझाया। मैं इस बात की आप इसलिए तारीफ करना मुनासिब समझता हूं कि किसी पार्टी ने नहीं किया, हालांकि वो वक्त गुजर गया, लेकिन आपने किया। इसकी तारीफ आपकी लोगों ने की ट्विटर पे, एक्स पे और फेसबुक वगैरह पे। बिल्कुल, हम लोग यही कहते हैं, अगर आरजेडी मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ सकती है तो आप गठबंधन करिए। जब मुसलमानों की बात आएगी, दलित की बात आएगी, तो हम आपसे आपके लिए लड़ेंगे, क्योंकि आप तो लड़ नहीं पाए। आप धरना का आज या कोई भी विरोध का या इसको लेकर के आप कोई कार्यक्रम को करते हैं, हमको समर्थन मिलता। एमआईएम कभी हो सकता है कि भाजपा को सपोर्ट करे, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन वो चाहती नहीं है कि कोई मुसलमानों की पार्टी, कोई मुसलमानों की क़यादत मजबूत हो जाए। अगर वो हो गया तो आरजेडी का बेस खिसक जाएगा।
जो MY है, अगर M उसमें से चला गया, एग्जाम्पल आपने पूर्णिया में देखा, रुपौली में देखा, तो उसको लेकर के घबराती है। MY में M चला गया तो भाई किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, देख लिया ना, बुलेट जैसा हो जाएगा। बिल्कुल, आपने देखा ना पूर्णिया में क्या हुआ। यही तो प्रॉब्लम है ना आरजेडी वालों को कि भाई ओवैसी के जो लोग हैं वो हमारा सेकुलर वोट का बिखराव चाहते हैं और सिर्फ हम पर ही हमला करते हैं। यही तो इल्जाम वो लगाते हैं ना आप पर। हम केवल उनको बताना चाहते हैं कि अगर आप मुसलमान भाइयों की चिंता करते हैं तो आज अगर उनकी धार्मिक चीजों को अगर कोई छीन रहा है तो आपको लड़ना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। बहुत लोग केवल मुलाकात किया तेजस्वी जी से, कहाँ कोई मुहिम, क्या मुहिम छेड़ा उन्होंने? मुहिम नहीं छेड़ा, लेकिन मुलाकात हुई है। मुलाकात जैसी मुहिम आपने छेड़ी वैसी मुहिम किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बिहार में। MIM का एक कार्यकर्ता जाकर के पूरे गांव में बैनर पोस्टर माइक लगा करके बोला कि आप इसको मेल करिए, क्योंकि हम बिहार के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, मेल वगैरह करना नहीं आता। हमारे हजारों वॉलंटियर्स गांव-गांव में घूमे और उन्होंने मेल करवाया लोगों। तो धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, हम लोग ये मानते हैं। MIM चूंकि मुस्लिम की बात कोई नहीं कर सकता, इसलिए MIM करती है। दलित के कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको कोई नहीं बोल सकता, तो MIM करती है। बाकी और मसलों को लेकर के लोग बोलते हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि अगर सहनी की पार्टी सेकुलर हो सकती है, मांझी की पार्टी सेकुलर हो सकती है, यादव की पार्टी, कुशवाहा की पार्टी, कुर्मी की पार्टी, पासवान की पार्टी सेकुलर हो सकती है, तो एक मुसलमान की पार्टी सेकुलर क्यों नहीं हो सकती? आपको कहना है कि हिस्सेदारी न ले जाए छीन करके, इसलिए इस तरह का विरोध होता है। खैर, अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात हुई अभी तक की? नहीं, अभी मौका नहीं मिला, चूंकि उनके ऊपर गोली जब से चला तो उनके जो है इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है और थोड़ा सा वो खाने पीने को लेकर के कुछ परेशानी है, तो ट्रैवल कम करते हैं। लेकिन हम लोगों ने अभी ऑनलाइन मुहिम शुरू किया है और जो भी हमारे कार्यकर्ता 500 से अधिक अपने रेफरेंस से सदस्य बनाएंगे, हम लोग हैदराबाद, दारुसलाम जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से भी मुलाकात करने का मुझे मौका मिलेगा और हमारे असद साहब से मिलने का मौका भी मिलेगा। चलिए, छोटा छोटा सवाल हम करेंगे आपसे कि इस राजनेताओं के बारे में सुन करके आपको कैसा लगता है? राणा रंजीत क्या सोचते हैं इस नेता के बारे में? बस एक लाइन में या एक दो शब्द में आप बता सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टर, तो बोलते कि भारत को वेरी गुड एक्टर एंड वेरी गुड इवेंट मैनेजर। अमित शाह, मतलब उसको क्या बोलिएगा उसको, गुंडा, एक प्रशासनिक गुंडा। प्रशासनिक गुंडा मतलब। अच्छा, राहुल गांधी, स्ट्रगलर बट नाउ इम्प्रूवमेंट इज देयर। तो अच्छा, एक चीज और बता दूं कि कांग्रेस के समर्थन में आपकी सरकार, पार्टी थी मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, तो असदुद्दीन ओवैसी इकलौते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह को समर्थन किया था। ये हो गया। अच्छा, अब आते हैं बिहार, लालू यादव। लालू यादव लीडर ऑफ मास, और वो एक बिहार के एसेट भी है और लाइबिलिटी भी है। नीतीश कुमार बदनसीबी बिहार की, हम सब कुछ किया, हम ही बनाया। 5 साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके हर 5 साल में अगर बिहार की सरकार बदलती, कोई नया मुख्यमंत्री बनता, तो बिहार आज कहीं अच्छी जगह होता। तेजस्वी यादव, अभी सीखने की जरूरत है। अभी फादर हैं और फादर के अंदर अगर इंटर्नशिप बढ़िया से करेंगे तो निश्चित रूप से उनसे बढ़िया कोच, उनसे बढ़िया शिक्षक नहीं उनको मिल सकता है। तो सीखना चाहिए और पोटेंशियल है। अभी थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय बिहार के लीडर हो सकते हैं। अख्तरुल ईमान, ईमान के पक्के, मंत्री पद मिला और करोड़ों रुपए में भी बिकने वाला व्यक्ति नहीं, जो नाम है वो वैसा ही काम है। प्रशांत किशोर, आप उनके साथ रहे उस मुहिम में? बिल्कुल, न्यू होप ऑफ बिहार, यू कैन से दैट। क्योंकि लोगों में एक चर्चा का जो है तो माहौल उन्होंने बना दिया कि इन चीजों पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, पलायन पे। तो ये जाति और बाकी चीजों से हट करके नई मुद्दों को उन्होंने क्रिएट किया, तो अच्छा है। आनंद मोहन जी अब बेचारे अब रिटायरमेंट की तरफ हैं। बहुत कष्ट उन्होंने झेला था, जीवन में 16 साल जेल में रहना पड़ा। भगवान ने कभी कभी किसी को कुछ छीनते हैं तो कुछ दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका अच्छा समय आ रहा है। हमारी शुभकामना है कि अच्छे स्वस्थ रहें और फिर विधानसभा के चुनाव में हम लोग फिर से फरियाने का जो है मौका मिलेगा। जो रह गया था बचा कुचा, अब हम लोग फरिया लेंगे अगले चुनाव में। राजपूत वर्सेस राजपूत होगा, तो बचा कुचा जो रह गया अगले चुनाव में हम लोग विधानसभा में फरियाएंगे। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं अभी वो। जीतन राम मांझी इमामगंज के लिए हमारी शुभकामना है, क्योंकि MIM बहुत मजबूती से लड़ने जा रही है। और जीतन राम मांझी बेचारे अब तो बुजुर्ग हो गए हैं और दलित के CM के रूप में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग उनसे सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं। चिराग पासवान अगर बीजेपी को छोड़ दें तो वो बहुत अच्छे नेता बन सकते हैं। उन्होंने बीच में छोड़ा था और अपने आप को उभार करके निकाला था।
लेकिन वो बीजेपी का हनुमान का टैग जैसे उनसे छूटेगा तब वो बिहार के सीएम का सपना देखें। एक आखिरी नाम, तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं और आप सोशल मीडिया का सलीके से सही इस्तेमाल करते हैं। तेज प्रताप यादव को कैसा नेता मानते हैं आप? फिल्म वगैरह बनाएं तेज प्रताप जी। मैं चाहता हूं कि अगर मेरे पास कुछ पैसा हो तो फिल्म बनाऊंगा, उसमें उनको एक्टर के रूप में रखूंगा। चलिए, तो बड़ी अच्छी बातचीत रही। राणा रंजीत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रदेश में बड़े नेता हैं और अख्तर उल ईमान असदुद्दीन ओवैसी की जो सियासी मुहिम है उसको आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास कई सारे ऐसे ऑप्शन है जहां से मैं चुनाव लड़ सकता हूं, लेकिन साथ ही साथ हमारे पिता की जो सियासी विरासत थी उसे बचाने का प्रयास होगा कि जिस इलाके से वो चुन करके आते थे, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने या एक 1985 से विधायक बने, मंत्री बने, तो उन सारी चीजों को समेटना जरूरी है कि हमारे यहाँ जो राजपूत और मुसलमान है उनका एक गठजोड़ शुरू से रहा है और दलित जिनके साथ सियासी तौर पर ज्यादती होती है उन सबको जोड़ करके कोशिश यही रहेगी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 2025 के विधानसभा चुनाव में 25 से अधिक सीटें दिलाई जाएं। सहयोगी तनवीर आलम के साथ सीमा बख्तर, हेडलाइंस पटना।